नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मूल विधि पढ़ रहे हैं और आज हम लोग टॉपिक को कवर करने वाले हैं महिलाओं के कल्याण में जनहित याचिकाओं की अपील या भूमिका के बारे में। दोस्तों, जो पहला हम लोगों का पॉइंट है, देखिए, महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय दिलाना तथा उनके संरक्षण हेतु न्यायालयों के द्वारा जनहित याचिकाओं के माध्यम से किए गए प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित मामले हैं जिनके बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे। और कुछ ऐसे मामले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला मामला देखते हैं हम लोग, गौरव जैन बनाम भारत संघ के वाद में। दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो देखेंगे कि न्यायालय के अवलोकन का किया गया था कि राज्य या गैर सरकारी संगठनों और जनहित भावना से युक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे इनकी देह व्यापार में संलग्न महिलाओं की सहायता के लिए आगे आएंगे। देखिए, यहाँ पर ये जनहित याचिका एक ऐसी याचिका आई थी गौरव जैन बनाम भारत संघ के बाद में कि जितनी भी औरतें या जितनी भी लड़कियाँ देह व्यापार से संबंधित हैं, उनको उनके देह व्यापार का कारण जानना कि वो क्यों देह व्यापार के इस काम में गई और जाने के बाद में इनको बाहर कैसे निकाला जाए, इनकी आर्थिक स्थिति को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, वही प्रयास सारे किए गए कि कैसे इनको बाहर निकाला जाए। तो देखिए, इनकी देह व्यापार से सहायता के लिए आगे आएंगे, इन्हें अभियोजित होने से बचाएंगे, इनके पुनर्वास में मदद करेंगे ताकि वे पुनः गरिमायुक्त जीवन को जी सकें। वे पुनः लाल बत्ती क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए ना सोचें। लाल बत्ती क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, रेड लाइन एरिया। रेड लाइन एरिया का मतलब जो ऐसे व्यापार जिनमें एक समाज में प्रतिष्ठा नहीं रहती है, उस टाइप के जो व्यापार है, इसमें पुनः ना जा पाएँ। उनके विवाह की व्यवस्था कराई जाएगी, उनकी शादी करा दी जाएगी, उनके बच्चों को समाज सुरक्षा में आदर प्रदान किया जाएगा। ये सारे जो चीज़ें थी, इनको ध्यान में रखते हुए ये जो गौरव केस था, गौरव जैन बनाम भारत संघ के केस को लाया गया था। दोस्तों, एक और आता है इसमें बात, जिसका नाम है आपका दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फॉरन भारत बनाम संघ। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आता है कि जनहित याचिकाओं के तहत क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय ने या कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने अनेक मापदंडों को निर्धारित किया था। उन्होंने कहा कि जो मामले के आरंभ में से अंत तक पीड़ित मतलब महिला की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। ऐसा यौन शोषण के शिकार महिलाओं की मनोदशा एवं व्यवस्था के लिए आवश्यक था। मतलब वो औरतें जिनका यौन शोषण हुआ है या वो महिलाएं जिनका यौन शोषण हुआ है, उनके लिए जो सारे वाद थे, ये दिल्ली डोमेस्टिक्स वर्किंग वुमेन्स वाला, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ऐसी महिलाओं की जो हम लोग जो पहचान उसको गोपनीय रखेंगे। जो भी सुनवाई होगी इसके रिगार्डिंग वो हमेशा बंद कमरे में की जाएगी। ये एक था। इसके बाद ये कहा गया कि भाई अभियुक्त को दंडित एवं पीड़िता को उचित प्रतिकार दिलाया जाएगा। पूछताछ के दौरान सक्षम अधिवक्ता और पुलिस, जो महिला पुलिस है, महिला पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। और पांचवा पॉइंट था कि राज्य काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध कराएगा। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। कहा गया कि महिलाओं के अधिकार, हितों, निजता, मान सम्मान, गरिमा आदि के लिए राज्य और अन्य व्यक्ति भी क्या करेंगे, इस पर कदम उठाएंगे। प्रश्न आता है बच्चों के कल्याण के लिए जनहित याचिकाओं की भूमिका के बारे में। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बच्चों के कल्याण के लिए क्या आता है जनहित याचिकाएं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे अभी केसेस आएंगे जिसमें बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे हैं या बच्चों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। तो बच्चों के कल्याण के लिए क्या पीआईएल का क्या रोल रहा, तो बच्चों के में देखेंगे तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने बालकों के शोषण को रोकने के लिए कई उचित निर्णय एवं आदेश दिए। जैसे पहला एमसी मेहता बनाम आपका तमिलनाडु राज्य के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि दिया सलाई बनाने वाले जो कारखाने थे, वहाँ पे जहाँ तीलियाँ बनती हैं ना, तीलियों में जो मसाला लगता है जिसको बोलते हैं फास्फोरस, वो बच्चे बनाते थे। तो जब वहाँ पे छापा पड़ा तो पता चले बच्चे बहुत छोटे हैं। तो इसमें एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के विवाद में एक केस आया कि अब इसके ऊपर एक ये एमसी मेहता और तमिलनाडु सरकार के लिए एक जजमेंट ये आया जो कि सुप्रीम कोर्ट का था कि कोई भी बच्चे जो भी कारखाना उस पर काम नहीं करेंगे। परमानंद कटारा भारत बनाम संघ के बाद में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक रोगी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, जवान हो या बूढ़ा हो अथवा बच्चा हो, तुरंत चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए।
आगे चूँकि देखिए जो चिकित्सीय सुविधा का जो प्रावधान आया है, याद होगा मैंने यातायात अधिनियम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था गोल्डन आवर आता है। गोल्डन आवर के अंतर्गत क्या होता है? गोल्डन आवर के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल हो गया है और एक्सीडेंटल से 1 घंटे का जो समय होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। तो ये किसके जजमेंट में आया? वो आया परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के वाद के अंतर्गत आया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया कि प्रत्येक रोगी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जवान हो या बूढ़ा हो, बच्चा हो या तुरंत चिकित्सीय सहायता उसको अवश्य मिलनी चाहिए। शीला बरसे बनाम भारत संघ के बाद में, शीला बरसे बनाम भारत संघ के बाद में यह निर्णित हुआ कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जेल में ना रखा जाए। पहली बात किसमें? शीला बरसे बनाम भारत संघ में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जेल में ना रखा जाए। अन्य कई जनहित याचिकाओं में न्यायालय ने निम्न निर्णय भी दिए, बहुत सारी, जैसे बच्चों के संदर्भ में आया, अभी मैंने आपको बताया महिलाओं के संदर्भ में PIL का क्या रोल रहा। अब देखिए और भी बहुत जनहित याचिकाएं थी जिसमें न्यायालय ने कुछ और भी पॉइंट से साफ किए। पहला, सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को वहां से हटाया जाए एवं उनकी सुरक्षा की जाए। बच्चों को काम के अनुसार मजदूरी दी जाए और बच्चों के लिंग संबंधी शोषण को रोका जाए। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए गए। अब देखिए जनहित याचिकाओं के आलोचक, कुछ आलोचना है, कुछ इसको भला बुरा कहने वाले हैं, कहते हैं कि PIL जो है उसके बारे में कुछ और बातें कहते हैं। तो ज़रा देखते क्या बातें हैं, आपसे ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जनहित याचिकाओं के संबंध में पहली जो बात बोली गई है वो ये कही गई है कि भाई याचिका जो है वो सामान्य न्यायिक संचालन में बाधा डालती है और इसकी दुरुपयोगिताओं की प्रवृत्ति परवान पर है, अतः उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कुछ बंधन इसके प्रयोग पर लगाए हैं। उनका कहना ये था कि जो न्यायालय है, जो न्यायिक संचालन में इस पर बाधा पड़ती है और जो इनके दुरुपयोग में परवान चढ़ता है, इसका दुरुपयोग होता है बड़ी भारी मात्रा में, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, उसके बारे में ज़रा देखते हैं। देखिए लैंडमार्क जुडिशियल जजमेंट है। गिरफ्तारी के संबंध में क्या निर्णय है? DK वसु बनाम स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि गिरफ्तारी करने वाला या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी का सही पदनाम प्रकट एवं स्पष्ट होना चाहिए और इस अधिकारी के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी की सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो अपने मित्र, संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति जिसको वह जानता हो को सूचना दी जाए। अब देखते हैं इसके बारे में कि कुल तेज सिंह बनाम सर्किट इंस्पेक्टर और पुलिस वाद के विवाद में क्या ऐसी बात थी। पहला बात है कि इसी में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और दूसरा था कि विहिक अवधि से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को निरोध में नहीं रखा जाएगा, मतलब बंद नहीं रखा जाएगा, जो कि विधि के अनुसार है कि इतने ही मिनट रखा जाना चाहिए। बढ़ते हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट बनाम दीपक महाजन के केस में। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का था एक जजमेंट था, उसमें ये पॉइंट्स करा गया कि पहले पुलिस गिरफ्तारी केवल पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा ही नहीं बल्कि कुछ दशाओं में अन्य व्यक्तियों द्वारा भी की जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में लाना आवश्यक है। फिर एक और वाद आया, देखिए वाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। शौकीन बनाम स्टेट ऑफ यूपी के बाद। देखिए इसमें क्या था कि इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने एक जजमेंट दिया कि अभियुक्त जो 7 वर्ष तक के कारावास में दंडनीय अपराध में शामिल पाया जाता है तो समान तौर पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरे में कहा गया कि 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है तो उसके लिए केस डायरी में विनिर्दिष्ट कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए। केस डायरी मैंने आपको कल बताया था, एक GD होती है जनरल डायरी और एक होती है आपकी CD, ठीक है, जिसको कंप्लेंट डायरी बोलते हैं। आप देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट है। एक और केस के बारे में अब हम लोग जिक्र करते हैं। केस है हमारा रसिका, केस का नाम है हमारा क्या, रसिका। देखिए रसिका लाल बनाम किशोर खानचंद वाधवानी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की पुनः गिरफ्तारी को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को पुनः गिरफ्तारी पर करने का कोई प्रावधान नहीं है, वो रसिक लाल बनाम किशोर खानचंदी वाद के केस में किया गया। किसी जमानत को निरस्त करने के लिए परिवादी को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। अगर मान लीजिए कोर्ट चाहती है कि जमानत आपका रद्द कर दे
वो नहीं चाहती कि आपको छोड़ा जाए, तो आपको ये नोटिस नहीं दिया जाएगा कि भाई हम क्यों ज़मानत आपकी रद्द कर रहे हैं। ठीक है, किसी ज़मानत को निरस्त करने के लिए परिवादी को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। ज़मानत को निरस्त करते समय परिवादी को सुनना भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे आरोप थे जिनके ऊपर निर्णय आए हैं, जिनके ऊपर जजमेंट आए हैं। जैसे शांति बनाम स्टेट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया, क्या किया कि दहेज मृत्यु के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? पहले, एक विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, ऐसी मृत्यु सामान्य मृत्यु से भिन्न अर्थात जलने या शारीरिक क्षति द्वारा या अन्यथा कारणों से हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट था कि ऐसी मृत्यु महिला के विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो और ऐसी महिला के साथ जिस उसके पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता किया गया हो या उत्पीड़न किया गया हो। और नेक्स्ट पॉइंट था कि ऐसी क्रूरता आदि दहेज की मांग के संबंध में किया गया हो। ठीक है, अब आते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम NEPC लिमिटेड के बाद में। देखिए, इसके बारे में अगर देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आपराधिक न्यास भंग भारतीय दंड संहिता की धारा 45 में परिभाषित न्यास भंग के लिए निम्नलिखित आवश्यक तथ्य है। सबसे पहला, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यस्त किया गया हो। दूसरा है यहाँ पर कि किसी व्यक्ति में बेईमानी से संपत्ति को दुर्विनियोग किया गया हो या उसके उपयोग के लिए संपरिवर्तित किया गया हो। और तीसरा, ऐसा दुर्विनियोग या संपरिवर्तन, प्रयोग या व्यंजन किसी विधि या संविदा के उल्लंघन में किया गया हो। राजू बनाम स्टेट ऑफ केरल के बाद में क्या है? देखिए, इसमें बस सीधा ये था कि एक उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने इस अभिधारण में ये जजमेंट दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120A जो है वो आपराधिक षड्यंत्र है और 120 भी है। आपराधिक षड्यंत्र के लिए आपने गणना है, आपराधिक षड्यंत्र कैसे किया जाए उसके लिए आपने प्लानिंग बनाई है। अब इसमें कुछ जो पॉइंट्स थे उन पर डिस्कस करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सक्षम हो। सभी षड्यंत्रकारी एक दूसरे की बातों को जानते हैं और वे षड्यंत्र के मुख्य प्रयोजनों में सह अभियुक्त हों। करार के सभी पक्षकार षड्यंत्र की दोषी होंगे, चाहे भले ही अवैध कार्य न किया गया हो। और प्रथम दृष्टया यह दर्शित होना चाहिए कि व्यक्ति कारित अपराध के पूर्व षड्यंत्रकारी का एक पक्षकार था। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए थे। मृत्युदंड के संबंध में भी कुछ निर्णय दिए गए थे, ज़रा इसको पढ़ते हैं। देखिए, जितने भी हैं यहाँ पे PIL पढ़ी है, इन PIL को ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों के PIL ही आता है। जैसे बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में क्या कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ हत्या करने का ढंग व तरीका बहुत ही विभत्स हो, पैशाचिक हो, मतलब बिल्कुल पिशाच, एक राक्षसों वाला हो, बर्बर हो, मृत्युदंड तो बर्बर हो तो वहाँ पे मृत्युदंड दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि जब किसी पीड़ित व्यक्ति के घर में आग या इस प्रयोजन से लगाई गई हो कि पीड़ित व्यक्ति उसमें जिंदा ही जल के भुन जाए। एक क्या पिशाच वाला एक थिंकिंग है कि ऐसा मारो कि भुंज जाए, तड़प के मरे। वहाँ पर आपको हो सकती है क्या, फांसी की सज़ा हो सकती है। ठीक है, मृत्युदंड हो सकता है। जबकि दूसरा पॉइंट है कि जब किसी पीड़ित व्यक्ति को क्रूर या अमानवीय दुष्कृत्य के अधीन इस दुर्भावनाओं से रखा जाता है कि वह ऐसी यातनाओं से तड़प कर मर जाए। तीसरा था कि जबकि पीड़ित व्यक्ति के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया हो ताकि उसकी पहचान ही करना बड़ा संभव ना हो। और चौथा था जबकि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर हो, जैसा एक साथ कई हत्याओं जैसे कि डकैती अथवा पुश्तैनी शत्रुता के मामले में एक ही परिवार के सदस्यों की हत्या। अब देखिए, महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य, महेंद्र नाथ दास और असम राज्य। ठीक है, क्या है? देखिए, इसके अंतर्गत ये था कि उच्चतम न्यायालय ने एक वो दिया था, जजमेंट दिया था। समानतः कहा गया था कि भाई समान कारावास को दंड देना एक समान नियम है, जिसकी मृत्युदंड देना एक अपवाद है। अतः मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। देखिए, कोर्ट का भी एक ऐसा है कि 100 दोषी छूट जाए, लेकिन 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसी विरल से विरलतम जो अपराध है जिसमें बहुत ही बुरी कंडीशंस होती है, उसमें एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए फांसी की सज़ा दी जाती है, अन्यथा फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है।
ठीक है। मृत्युदंड देते समय विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए, जैसे कि एक वाद हुआ था कि मृत्युदंड के में एक विशेष कारणों का दिया जाना चाहिए, तो आपको पता ही चल गया होगा। एक वाद हुआ था जिसको बोलते हैं हम लोग माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में। माछी सिंह क्या था भाई? माछी सिंह उच्चतम न्यायालय के निर्धारित किया गया था कि क्या अपराध के संबंध में कोई असमानता है जिस कारणवश आजीवन कारावास का दंड अनुपयुक्त ठहरता हो और मृत्युदंड अपरिहार्य हो। ठीक। दूसरा इसमें जो पॉइंट था वो ये था कि क्या अपराधी की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मृत्युदंड के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं शेष नहीं, अर्थात विरल से विरलतम मामला बनता है तो भी उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। लेकिन पहले ये देखा जाएगा कि कोई ऐसी स्थिति निकाला जिसमें उसको बचाया जा सके। मृत्युदंड से देखेंगे, मृत्युदंड से संबंधित अपराध के बारे में देखिए। शिवानंद मलप्पा कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया, क्या निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो 498 का है में क्रूरता से अपराधित उपबंधित है। क्रूरता के अंतर्गत विशेष रूप से दहेज की मांग करना ही भी शामिल नहीं है। ये शामिल नहीं है, दहेज की मांग करना शामिल नहीं होता क्रूरता में। यदि किसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की विधि विरुद्ध मांग की जाती है तो यह क्रूरता ही है। अब जैसे एक जजमेंट आया था जिसको बोलते हैं प्रिया बनाम शिवी केरल के बाद में, क्या आया था उसमें कहा गया था कि न्यायालय ने निर्धारित किया था कि दहेज के रूप में दिए गए नकद व सोने के आभूषणों का जो दावा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। आपने अगर सोने का कुछ सामान दिया है, कुछ कैश दिया, तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जब आप लगाएंगे या घरेलू हिंसा के अंतर्गत जब मुकदमा दायर करेंगी तो वहाँ पर आप इसका जिक्र कर सकती हैं। एक वाद आया था जिसको बोलते हैं विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद। तो उच्चतम न्यायालय की अवधारणा किया गया था, क्या था कि सामूहिक बलात्संग के अपराध में सभी अभियुक्तों को समान आशय एक दूसरे से मिलना आवश्यक नहीं है। सामूहिक बलात्संग के अपराध में सभी अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का समान आरोप लगाया है, तो यदि तथ्य साबित हो जाए तो अभियुक्त को सामूहिक बलात्संग के लिए दोषयुक्त किया जा सकता है। एक और जजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए, जजमेंट है स्टेट ऑफ बनाम पंजाब बनाम गुरमीत सिंह के वाद से। उसमें देखिए जो हाई कोर्ट था, उस सुप्रीम कोर्ट था, उसने क्या जजमेंट दिया? उसने जजमेंट दिया कि बलात्कार के पीड़ित महिला को न केवल शारीरिक क्षति होती है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी जाती है, प्रतिष्ठा से भी क्षति होती है। हत्या के अपराध में उसके शरीर का विनाश तो होता ही है, किंतु बलात्कार के मामले में पीड़िता की प्रतिष्ठा सदैव के लिए चली जाती है। विचारण न्यायालय को अभियोक्ति के साक्ष्य का मूल्यांकन संपूर्ण मामले के पृष्ठभूमि में करना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट कि साक्ष्य अधिनियम धारा 114 का ए क्या कहता है। जो संशोधन द्वारा जोड़ी गई है या प्रावधान किया गया है कि समानता बलात्संग के मामलों में पीड़िता की सहमति न होने की उपधारणा की जाएगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है जिसका नाम आसिफा खातून बनाम रुबीना के बाद, आसिफा खातून बनाम रुबीना के बाद। देखिए ये जो वाद है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करिएगा। देखिए इसमें कलकत्ता उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन पीड़िता अपने पति के माता पिता से दूर रहकर आवास का दावा कर सकती है और न्यायालय पीड़िता को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। ये न्यायालय की जिम्मेदारी है, ये इस जजमेंट के अंतर्गत कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण के बारे में है। क्या है? जैसे एक था डीवी ग्रेवन बनाम बिम्मी जोशी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि महिलाएं कर्मचारी को वीजा जनित पत्र भेजना, उससे प्रेम प्रकट करना, उसकी खूबसूरती तथा कुशलता की प्रशंसा करना, एडमायर करना तथा उसकी अनचाही मदद प्रकट करना यौन शोषण की श्रेणी में भी आता है। मतलब आप अगर किसी लड़की की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी जबरन हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के बाद में क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने अब भी निर्धारित किया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में बताया। कहा कि कोई भी व्यापार
उपजीविका या पेशा करने का मूल अधिकार कामकाज के और सुरक्षित वातावरण पर निर्धारित करना है। विधायिका और कार्यपालिका के दायित्व है कि ऐसी सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने और इसके परिवर्तन के लिए तंत्र का निर्माण करें, एक ऐसी कानून बनाएं। देखिए, जब तक श्रमजीवी महिलाएं जैसे वर्किंग वुमेन्स के विरुद्ध कार्यस्थल पर होने वाली यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा, कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये मार्गदर्शक सिद्धांत काम करेगा। आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के रूप में अनुपालनीय है। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है आपका सभी नियुक्त या अन्य दायित्वाधीन व्यक्ति जो कार्यस्थल के प्रभारी हैं, उनका यह दायित्व होगा कि वे महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के लिए समुचित कदम उठाएं। ठीक है। लैंगिक उत्पीड़न में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं, जैसे पहला आता है यौन संबंध के लिए मांग का प्रार्थना करना, यौन संबंधों के लिए। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका शारीरिक स्पर्श हो जिसके लिए आगे बढ़ना। तीसरा अश्लील साहित्य को दिखाना, आपको यौन संबंधी छींटाकशी करना और कोई अन्य शारीरिक या मौखिक अन्य आचरण करना इत्यादि। देखिए, ये तो हो गया हम लोगों का ये पॉइंट्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा टेप रिकॉर्डर सीडी में रिकॉर्ड की आवाज़, और यहाँ से हम लोग जो केसेस हैं उसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद MCQs करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।